जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का होम साइंस यानी गृह विज्ञान। यह क्लास बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ा रुक करके देख करके जाइए, क्लास अच्छा लगेगा तो पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, नोट्स के साथ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। पेपर का नाम है दोस्तों कपड़ों की सतह का अलंकरण, ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। ये दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड मिलता है उस पर आपका पेपर का नाम इंग्लिश में लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्लास तीसरा है, यूनिट तीसरा है। इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं मैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है, कोई भी वहाँ पर प्राइवेसी नहीं है ग्रुप में, ठीक है। 26 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, नोट्स के साथ है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, व्यवहार व संबंधों की प्रकृति होती है। जो व्यवहार है और संबंध है उसकी प्रकृति कैसी होती है? रूढ़िवादी होती है, परिवर्तनशील होती है, अस्थायी होती है या अपरिवर्तनशील होती है? तो दोस्तों जो व्यवहार और संबंध होते हैं उसकी प्रकृति रूढ़िवादी होती है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बंधेज कहाँ की छपाई है? तो दोस्तों जो बंधेज है वह गुजरात की छपाई है, ऑप्शन नंबर ए है इसमें, ठीक है दोस्तों। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बंधेज राजस्थान की एक हस्तकला है, ठीक है। बंधेज के कपड़े खासकर साड़ियाँ और ओढ़नी महिलाएं पहनती हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बंधेज के कपड़े बनाने वाले कुछ प्रमुख केंद्र ये हैं, कौन कौन से? जोधपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर, उदयपुर और बाड़मेर में बंधेज के कपड़े बनाए जाते हैं, यहाँ पर केंद्र हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बंधेज के कपड़े कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, तो आप इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे तो आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को दोस्तों ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। जोधपुर में बंधेज की सबसे बड़ी मंडी है सुजानगढ़, ठीक है, चूरू में बंधेज का सबसे ज़्यादा काम होता है। जोधपुर के कारीगर तैयब खान को बंधेज कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि बंधेज कार्य के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, तो याद रखिएगा तैयब खान को, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को 1 लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों इसको कम से कम 5 अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाले हैं इस क्लास से। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों इसमें, बाटिक छपाई में क्या प्रयोग में लाया जाता है? जो बाटिक की छपाई होती है दोस्तों उसमें क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो उसमें दोस्तों मोम प्रयोग में लाया जाता है, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। जो बाटिक की छपाई में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, किन किन चीज़ों का? मोम का, कैटिंग का, टोपी का, एक्रेलिक का, फैब्रिक का, टेक्सटाइल पेंट, ठीक है, पोस्टर पेंट, इन सभी का दोस्तों बाटिक छपाई में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कभी ऑप्शन में दोस्तों आपका मोम नहीं देगा तो कैटिंग दे देगा, ठीक है, कैटिंग नहीं देगा तो टोपी दे देगा, एक्रेलिक दे देगा। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, पढ़ते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। बाटिक छपाई में इन चरणों का पालन किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बाटिक छपाई होती है किन चरणों में होती है, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। बाटिक छपाई में इन चरणों का पालन किया जाता है। कपड़े पर मोम लगाएं, ठीक है, मोम को सख्त होने दें, कपड़े को डाई में डुबोएं, ठीक है, कपड़े को उबालना पड़ता है। फिर बाटिक छपाई में इन तरह के डिजाइन बनाए जा सकते हैं। जो बाटिक छपाई होती है दोस्तों उसमें किस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बाटिक छपाई में किस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सरल ज्यामिति पैटर्न बनाया जाता है, प्राकृतिक या पौराणिक कथाओं के दृश्य बनाए जाते हैं। बाटिक छपाई में किस रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि बाटिक छपाई में किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो भूरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है, नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाटिक छपाई की शुरुआत सदियों पहले जावा इंडोनेशिया में हुई थी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि बाटिक की छपाई कहाँ हुई थी, तो इंडोनेशिया में हुई थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रंगों का राजा इनमें से कौन है? बैगनी रंग है, सफ़ेद है, नीला है या काला है? तो दोस्तों जो रंगों का राजा होता है वह नीला होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है इसमें।
दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में रंगों के राजा कहे जाने वाले कलाकार कौन है? रविशंकर रावल। ठीक है, ये प्रश्न आएगा 100% मैं श्योर हूँ दोस्तों। ठीक है, 100% इसे लिख कर रख लीजिए आप। अब पूछेगा आपके एग्जाम में कि भारत में रंगों का राजा किसे कहा जाता है? तो रविशंकर रावल को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, इसमें कौन सा रंग अग्नि या सूर्य का तत्व होता है? लाल, पीला, नारंगी, ये सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, सभी अग्नि या सूर्य का तत्व होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। सूर्य की सतह का निर्माण दोस्तों किस तत्वों से हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सूर्य की सतह का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? तो हाइड्रोजन से हुआ है, हीलियम से हुआ है, लोहा, निकिल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन होता है, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन और नियोन से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, पढ़ते रहिएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है इसमें, सूर्य हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो सूर्य है दोस्तों हाइड्रोजन को किस में बदलता है? तो हीलियम में बदलता है। ठीक है, यह एक परमाणु प्रक्रिया है जो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। जो परमाणु बम होते हैं वो इसी के सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा है, रंगों की खोज कब हुआ था? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, रंगों की खोज कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था रंगों की खोज। ठीक है, पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साल 1861 में, ठीक है, स्कॉटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने रंगों के बारे में एक अहम खोज की थी। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का रंग 3 प्राइमरी रंगों को मिलाकर बनाया जा सकता है। दोस्तों प्राइमरी रंग पूछता है आपके एग्जाम में कि प्राइमरी रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला ये प्राइमरी रंग है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो रंगों की खोज किए थे उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आगे पॉइंट्स है इन पॉइंट्सों को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रंगों की उत्पत्ति का सबसे प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, इंद्रधनुष के 7 रंगों को ही रंगों का जनक माना जाता है। ठीक है, ये 7 रंग कौन कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी। ठीक है, चित्रकारी में प्राथमिक रंग माने जाते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि चित्रकारी में प्राथमिक रंग कौन कौन से माने जाते हैं, ऑप्शन में दे देगा आपको। ठीक है, तो इसी पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल, नीला और पीला चित्रकारी में प्राथमिक रंग माने जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि भौतिक शास्त्र में प्राथमिक रंग कौन कौन से माने जाते हैं। तो भौतिक शास्त्र में प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। प्रश्न नंबर 7 इसमें है दोस्तों, रंगों की रानी इनमें से कौन है? रंगों की रानी दोस्तों लाल है, नीला है, उपरोक्त तो दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा है दोस्तों, इसमें दुनिया का सबसे पहला रंग इनमें से कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों गुलाबी है। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर ए है, गुलाबी। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, रिसर्च में पता चला है कि दुनिया का सबसे पुराना रंग गुलाबी है। यह रंग लगभग 1.1 अरब साल पुराना है। रिसर्चर ने लाखों साल पुरानी चट्टानों से गुलाबी रंग पाया है। यह रंग बबलगम के समान होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। गुलाबी रंग को जैविक रंग घोषित किया गया है। यह रंग ज़्यादातर लड़कियों को पसंद होता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, जीन्स पैंट का आविष्कार कहाँ हुआ था? जो जीन्स पैंट होता है दोस्तों, जो नॉर्मली हम लोग पहनते हैं जीन्स, ठीक है, उसके बारे में बात यहाँ हो रहा है। जीन्स पैंट का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो जीन्स पैंट का आविष्कार जर्मनी में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। जीन्स का आविष्कार 19वीं सदी में फ्रांस के शहर निम्स में हुआ था। जीन्स बनाने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है उसे फ्रेंच में सर्ज कहते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि जो जीन्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है जीन्स बनाने में, उस कपड़े को क्या कहते हैं फ्रेंच भाषा में? तो सर्ज कहते हैं। ठीक है, इसे सर्ज डे निम्स नाम दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। बाद में लोग इसका नाम छोटा कर दिया और इसे डेनिम कहा जाने लगा।
आज के समय में भी लोग दोस्तों डेनिम कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे डेनिम पूरे यूरोप में लोकप्रिय हो गया। जींस का आविष्कार करने का श्रेय जैकब डेविस और लेवी स्ट्रास को दिया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, जींस का आविष्कार करने वाले कौन हैं? तो जैकब डेविस और लेवी स्ट्रास। ठीक है, लेवी स्ट्रास 1851 में जर्मनी से न्यूयॉर्क आए थे। उन्होंने अपने बड़े भाई के ड्राई गुड्स के कारोबार में शामिल होने के लिए यह कदम उठाया था। ठीक है, 20 मई 1873 को जैकब डेविस और लेवी स्ट्रास ने धातु के रिवेट्स के साथ प्रबलित वर्क पैंट बनाने का पेटेंट हासिल किया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यह पॉइंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा इसे। यह नीली जींस के जन्म का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, बटन का आविष्कार कहाँ हुआ था? दोस्तों यह भारत में देखिए पूछा है, मोहनजोदड़ो, जापान, चीन या जर्मनी। तो दोस्तों जो बटन का आविष्कार हुआ था, प्रथम साक्ष्य दोस्तों मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, सिंधु घाटी में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बटन का आविष्कार भारत में हुआ था। ठीक है, हालांकि सिंधु घाटी और रोम में भी शुरुआती बटन बनाए जाते थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। बटन का सबसे पुराना उदाहरण लगभग 2000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, यह एक घुमावदार खोल से बना हुआ था। पहले बटनों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पोशाक के सजावटी अलंकरण के रूप में किया जाता था और धन या स्थिति का प्रतीक था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, जर्मनी ने 13वीं सदी में दुनिया का परिचय बटन से कराया और इसे व्यापारिक तौर पर विकसित किया। ठीक है, जर्मनी में ही मॉडर्न बटन बनाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 इसमें है, कौन सा रंग गर्मी के लिए उपयुक्त है? दोस्तों इनमें कौन सा रंग गर्मी के लिए उपयुक्त है? तो सफ़ेद रंग गर्मी के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है इसमें, कौन सा रंग प्रकाश को अधिक अवशोषण करता है? तो दोस्तों हरा रंग जो होता है, ठीक है, वह प्रकाश को अधिक अवशोषण करता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वस्त्र पर यदि अधिक मात्रा में नील लग जाए तो उसे हटाने के लिए कौन से एसिड का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, तो एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। इसमें दोस्तों ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, हरा रंग क्यों है ज़्यादा अवशोषित करता है? क्योंकि दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? पत्तियों से बनाते हैं, और पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, इसलिए जो सूर्य का जो अवशोषण है किरणों का, वो हरे रंग से ज़्यादा होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। कपड़ों से दाग हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग आमतौर पर दाग और रंगों को हटाने के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, ऊनी वस्त्रों का दाग किससे हटाया जाता है? ऊनी वस्त्रों का दाग दोस्तों अमोनिया से हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ऊनी कपड़ों के दाग को सिरके के इस्तेमाल से भी साफ किया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन में सिरका नहीं दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि अगर अमोनिया नहीं दिया रहेगा, सिरका दिया रहेगा, तो सिरके पर ही लगाइएगा। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया है आपको, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो परीक्षा में। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 इसमें पूछा है दोस्तों, निम्न में से किससे व्यक्ति के संस्कार व संस्कृति और सामाजिक प्रतिष्ठा का सही अनुमान लगाया जा सकता है? तो व्यक्ति के गोरेपन से, व्यक्ति के परिधान यानी पहनावा से, या फिर लंबाई से, या फिर व्यक्ति के मकान से। तो दोस्तों जो व्यक्ति के संस्कार और संस्कृति और सामाजिक प्रतिष्ठा का सही अनुमान है, परिधान से लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 15 का। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। संस्कृति में रहन सहन, वेशभूषा, उत्सव, धर्म का समावेश होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। संस्कार पारिवारिक में व्यक्ति विशेष होता है। इसमें व्यक्ति के आचार विचार, एक दूसरे के प्रति भाव, व्यक्ति का व्यवहार का समावेश होता है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवार और संस्कृति में दोनों में मैंने अंतर बता दिया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, छपाई का आविष्कार कहाँ हुआ था? दोस्तों छपाई का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसमें। प्रश्न नंबर 17 है, छपाई किस शताब्दी में शुरू हुआ था?
तो छपाई 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 18 इसमें पूछा है दोस्तों, छपाई सबसे पहले किसने लाया था? तो दोस्तों छपाई सबसे पहले जॉन गुटनबर्ग ने लाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। नोट्स को भी ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि जो आपका नोट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जॉन गुटनबर्ग ने दुनिया का पहला छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि जॉन गुटनबर्ग ने दुनिया का पहला जो छापाखाना लगाया था किस सन में लगाया था? तो वह 1454 से 1455 ईस्वी के बीच में लगाया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद उन्होंने 1456 ईस्वी में बाइबल की 300 प्रतियों को प्रकाशित किया। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों। इस पुस्तक की मुद्रण तिथि 14 अगस्त 1456 निर्धारित की गई। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, गुटनबर्ग ने 1430 के दशक में जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में पहली ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित की थी। ठीक है, उन्होंने 1490 में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कब किया था? तो 1490 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों जो नोट्स है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में पुर्तगाली मिशनरी ने 1556 में लगाई थी। इस प्रेस से पहली पुस्तक 1557 में छापी गई थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने लगाया था। तो दोस्तों कहाँ लगाया था? तो गोवा में लगाया था। तो किस सन में लगाया था? तो 1556 में लगाया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 से दोस्तों, भारत में छपाई कब शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में छपाई 1550 में शुरू हुई थी। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए। भारत में छपाई की शुरुआत 1556 में हुई थी। ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों ने 1550 में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। 1550, ठीक है, 1550 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो 1556 देगा, ये 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है, तो ये 1556 ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया है, ये नहीं कि एग्जाम में गलत करके आ जाए। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए अच्छे से। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह प्रेस गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था। आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि पुर्तगालियन जो प्रिंटिंग प्रेस लगाया था वो सबसे पहले किस कॉलेज में लगाया था? तो सेंट पॉल कॉलेज में लगाया था। ठीक है, इस प्रेस पर छपी पहली किताब में से एक थी कैटिस्मो द डॉक्ट्रिना क्रिस्टो। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि जो गुटनबर्ग था, ठीक है, सॉरी, जो या आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि जो पुर्तगाली थे, ठीक है, वह पहली किताब कौन सी छापे थे? तो पहली किताब उन्होंने छापी थी कैटिसानो द डॉक्ट्रिना क्रिस्टो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। भारत में किसके द्वारा छपाई शुरू की गई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने छपाई शुरू की थी। ठीक है, 1550 ईस्वी में। देख लीजिए यहाँ 1556 भी दे सकता है आपके एग्जाम में, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किस कॉलेज में स्थापित किया? देखिए मैंने कहा था ना कि आगे हो सकता है ये आपके एग्जाम में दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किस कॉलेज में स्थापित किया गया? तो आगे मैंने बताया था सेंट पॉल कॉलेज में। ठीक है, पॉइंट को सभी याद रखेंगे दोस्तों। नोट्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में सेंट पॉल कॉलेज में गोवा में स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, फैब्रिक प्रिंट कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। जो फैब्रिक प्रिंट होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं और रजिस्ट होते हैं, ये तीनों होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या पूछा है दोस्तों आपका, यहाँ पूछा है आपका कि फैब्रिक प्रिंट कितने प्रकार के होते हैं? तो डायरेक्ट, डिस्चार्ज और रजिस्ट 3 प्रकार के होते हैं ये सभी। यहाँ फैब्रिक प्रिंट पूछा है और आगे मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कपड़े पर प्रिंटिंग
कितने प्रकार की होती हैं? तो कपड़े पर प्रिंटिंग मुख्य 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? ब्लॉक होती हैं, रोलर होती हैं, स्क्रीन होती हैं और हीट ट्रांसफ़र प्रिंटिंग होती हैं। इन चारों पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कपड़े पर प्रिंटिंग का मूल वर्गीकरण एनालॉग और डिजिटल प्रिंटिंग में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कपड़े पर जो प्रिंटिंग का मूल वर्गीकरण है किस में होता है? तो एनालॉग और डिजिटल प्रिंटिंग में होता है। ठीक है, कपड़े पर प्रिंटिंग की कुछ अन्य विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है और डाई ऊर्ध्वापातन है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ठीक है, क्लास अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही नॉलेजेबल ये क्लास है। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कोई आपको बताया नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, फैब्रिक भी 3 प्रकार के होते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। फैब्रिक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक फैब्रिक, कृत्रिम फैब्रिक जो रेयान और नायलॉन होते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक फैब्रिक। आपके एग्जाम में पूछ सकता है फैब्रिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक फैब्रिक, कृत्रिम और प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रंग के गुण इनमें से कौन कौन है? तो रंगत है, मान है, सघनता, ये तीनों हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। मैं रंगत, मान और सघनता इन तीनों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ धमाकेदार तैयारी कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपकी अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा। प्राइवेट ग्रुप, प्राइवेट नहीं है। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रंगों के कुछ अन्य गुण हैं, कौन कौन से? जो मैंने ऊपर बताया है दोस्तों। जो रंगत होता है, वर्ण की प्रकृति को रंगत कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रंगत किसे कहते हैं? तो वर्ण की प्रकृति को रंगत कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे लालपन, पीलापन और नीलापन। अगला पॉइंट है दोस्तों, मान किसे कहते हैं? रंग कितना हल्का या गहरा है, यह मान बताता है। ठीक है, सघनता क्या होता है? यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। उदाहरण के लिए लाल, नीला, पीला। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो रंगों के मूल स्रोत हैं प्राथमिक रंग के, कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछता है कि द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? तो 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर बनने वाले रंग पीला हरा, नीला हरा और बैगनी द्वितीयक रंग हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, रंगों को 3 गुणों का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है। कौन कौन से? रंग संतृप्ति और मूल्य संतृप्ति, ये रंग की तीव्रता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 है इसमें, जिस रंग योजना में उन रंगों का प्रयोग किया गया हो जो रंग चक्र में परस्पर विपरीत हों कहलाती हैं, तो वो संपूरक रंग योजना कहलाती हैं। 24 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, रंग चक्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गर्म रंग रंग चक्र के बाएं ओर होते हैं, क्या सही है? बिल्कुल सही है। नीला, हरा, बैगनी ठंडे रंग दें, क्या सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, उपरोक्त तो दोनों सही हैं। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं विश्वास, खुशी, मानसिक संतुलन या सभी? तो जो तीखे रंग के कपड़े होते हैं दोस्तों, वह खुशी दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। काला रंग क्या दर्शाता है? काला रंग नीरसता, परेशानी और शोक का प्रतीक है। ठीक है, लाल रंग शुभता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछेगा कि काला रंग क्या दर्शाता है, जैसे ऊपर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन में दिया था ना, उसी तरह से देगा ये। ठीक है, तो काला रंग नीरसता, परेशानी और शोक का प्रतीक है। लाल रंग शुभता का प्रतीक है। पीला रंग पहनने से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, मंगलवार को लाल रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। बुधवार को ग्रीन कलर के कपड़े धारण किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, गुरुवार को अपने ड्रेस कोड में केसर रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। रविवार को नारंगी, सुनहरा, गुलाबी, संतरी रंग, लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों।
उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। छठे सेमेस्टर में धमाकेदार तैयारी करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। शेयर जरूर करिएगा इस क्लास को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 लोगों को शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।